बाकी मैं स्टिक से हेल्प ले लेके मैं यहाँ तक पहुँचा। बहुत तो मेरे बगल में पुलिस वालों ने गोले छोड़े गए और बस से दिल्ली। मैं खुद दिल्ली पुलिस का मैं एक जवान हूँ, अच्छी पोजीशन पे। मैं जिस दिन सुनो जिस दिन लोग लाठी मरवाए मैं बात तो सुनो। हाँ। जिस दिन मुझे पता चला था प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, मेरी ड्यूटी लगाई थी, उसी दिन मैं मेडिकल लीव पे चला गया था। दोबारा फोन आया मेरे पास कि आपकी मेडिकल लीव खत्म हो गई है, आप दोबारा आ जाओ। मैं अपनी मेडिकल लीव एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि नहीं होगा। तो मैंने उनको कल उन्होंने मुझे इतना फोर्स किया ज्वाइन करने के लिए। आज ये मेरा भाई खड़ा साथ में, आज सुबह मैं रिजाइन दे गया हूँ अपनी जॉब से, क्योंकि मुझे छोड़ दी, मुझे चाहिए ही नहीं ना, चाहिए ही नहीं ना इतनी। मैं किसी के काम में नहीं आया, आज मैं काम में आया हूँ, किसी के काम में नहीं आया मैं आज। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं विकलांग हूँ ना, मैं कमाता नहीं, मैं धमाता नहीं, मैं किसी के काम में नहीं आया। कोई सब ऐसी बोलते हैं तू लल्ला है, तू कमाता नहीं। आज मैं लोगों को दिखाने चाहता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ये आपने लिखा है? आपने लिखा है? दोबारा दिखाओ। क्या लिखा है? मुट्ठ मारो बच्चों को नहीं। अच्छा जी। और आपने क्या लिखा है? वाह। प्रदर्शन को अब एक कॉमेडी के रूप में प्रस्तुत किया है, और वो जंजी लोगों के एक तो इशारे इतने अजीबोगरीब होते हैं जो आम लोगों की समझ में नहीं आते, जो जिनकी जनरेशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है। तो वो लगातार पुलिस को प्रशासन को ऐसे ऐसे इशारे कर रहे हैं जो वो खुद कंफ्यूजन है। शायद वो अपने बच्चों से पूछेंगे तो वो भी उसका जवाब ना दें, क्योंकि शर्म करते हैं। ऐसे ऐसे कुछ इशारे कर रहे हैं या ऐसे ऐसे इशारे जो उनके चल रहे हैं, और दोनों फिंगरों को इस तरीके से मिलाने से और हार्ट का सिंबल बना बना के वो पुलिस को दिखा रहे हैं। तो बड़ी मज़ेदार तरीके से चल रहा है, और वो उनका टाइम भी पास हो रहा है। वो सभी लोग एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे हैं, और जो स्विगी ऑर्डर है, जोमेटो है, अदर स्टेट से लगातार उन लोगों को ऑर्डर भी प्राप्त हो रहे हैं। तो वो उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जितने दिन तक यहाँ पे अपने दिमाग को बगैर डिप्रेशन में लाए रह सकते हैं और रहते रहें, तो इसीलिए उनके लिए लगातार पानी की सप्लाई, खाने की सप्लाई, अब तो कुछ वीडियो में ऐसे भी नजर आने लगा है कि आवश्यकता से अधिक खाना उनके लिए उपलब्ध हो चुका है। तो वो सभी लोग उस खाने को खा रहे हैं, और जहाँ तक कि जो ऑर्डर ले जा रहे हैं उनके लिए भी कहा जाता है कि आप भी भैया खाइए और वहाँ आवश्यक लोगों के लिए सारी चीज़ें पहुँचाइए। तो फिर जैनजी लोग जितने भी हैं लगे हुए हैं, और वो बार बार पुलिस से सवाल यही पूछ रहे हैं कि आप दोबारा लाठी चलाओगे क्या। तो और एक न्यूज है, कोई हिस्ट्री न्यूज से है, तो उसने एक क्वेश्चन किया कि पुलिस से क्वेश्चन किया कि आप एक बात लीक कर देना कि लाठी कब चलने वाली है, तो हम अपनी वैसी व्यवस्था कर लेंगे, तो आपका हम इस्तीफा नहीं मांगेंगे, बाकी हम इस्तीफा सिर्फ सरकार का ही मांगे, आप हमारे समर्थन में। और लोग बार बार सवाल यही कर रहे हैं, क्या आपके बच्चे नहीं है जो भविष्य में आने वाले भविष्य में नौकरियां देखेंगे, जब उनका पेपर लीक होगा तो आप पर कैसी स्थिति बीतेगी। तो जहाँ तक है, पुलिस वाले नहीं चाहते कि छात्रों पर लाठीचार्ज की जाए, लेकिन उनको सीधी सीधी धमकियां दी गई हैं कि आप यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और सभी सीआरपीएफ वगैरह और पुलिस, यूपी पुलिस है, आरएएफ है, इन सभी के बैज हटाने के लिए बोल दिया गया है। और एक मैं भावुक होते हुए एक चीज़ याद करता हूँ, जब ये प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज हुई फिर भी लोग हटने के लिए तैयार नहीं है, तो वो प्रोटेस्ट मुझे याद आता है नमक सत्याग्रह गांधी जी का। जिस समय नमक सत्याग्रह गांधी जी का चल रहा था, तो उन्होंने एक रणनीति अपनाई थी उस सत्याग्रह में कि जैसे कुछ उन्होंने 4, 6, 8, 10 टुकड़ियाँ बनाई थी, जिसमें एक निश्चित संख्या में लोग रहेंगे और वो लोग आगे बढ़ेंगे और उन पर अंग्रेज़ों द्वारा लाठी बरसाई जाएंगी और घायल होंगे। घायल की टुकड़ियों को पीछे लाया जाएगा, फिर उनका इलाज किया जाएगा, तब तक दूसरी टुकड़ी आगे जाएगी। इस तरीके से बढ़ते हुए उन्होंने एक मैनेजमेंट बनाया था कि घायल व्यक्तियों को पीछे लाओ, शेष बचे उन्हें आगे भेजो, घायल का इलाज करो, फिर घायल को उनके सबसे पीछे लगाओ। इस तरीके से उन्होंने एक चेन सिस्टम बना लिया था। तो चेन सिस्टम बनाते हुए उन्होंने एक नमक सत्याग्रह तोड़ने में
नमक कानून को तोड़ने में काफी अच्छा सहयोग हुआ था। इससे क्या होता है कि जो आगे लोग होते हैं उनमें थकान की स्थिति, परेशानी की स्थिति, इलाज की सारी चीज समय से पूर्ति होती रहती है, वो सभी करते रहते हैं। और मेरा मानना यही है कि सीजेपी ने यही रणनीति अपनाई है, क्योंकि वहां पे आने वाले डॉक्टर हैं, ऑटो वाले हैं, राइडर हैं, रैपिडो वाले हैं, इन सभी ने सब कुछ फ्री कर रखा है। बैंडेज वगैरह है और फर्स्ट एड जितनी भी होती है, प्लास्टर वगैरह भी लगाने की सुविधाएं उपलब्ध हैं कुछ जगह पे। उसके बाद में स्विगी और फूड की समस्या कोई भी नहीं है, और मैं भी चाहता हूं आप सभी लोग अपना फूड के मामले में सहयोग करें। अब सरकार का पता नहीं सरकार कब झुके ना झुके, लेकिन छात्रों का प्रोटेस्ट जब तक चलता रहेगा अच्छी खासी भागा दौड़ी चलती रहेगी। और अन्य अन्य राज्यों से और भी पुलिस फोर्स मंगाया जा रहा है, जिससे कि वो लाठी बरसा सकें लोगों पर। और मैं एक चीज, यदि आप सब लोग यहाँ तक वीडियो देखने के लिए पहुंच चुके हैं तो फिर मैं एक चीज बताता हूँ कि इस सरकार में लोग हमेशा आज़ादी में गांधी जी का कोई समर्थन नहीं मानते, क्योंकि गांधी जी बोलते हैं क्या यहाँ पर कोई चरखे से आज़ादी नहीं मिली, आज़ादी मिली है तो सिर्फ खून बहा के मिली है, जिन्होंने शहादत मिली है उनकी वजह से मिली है। तो मैं इस पर चर्चा करना चाहूँगा कि भारतीय आज़ादी के आंदोलन के समय दो पार्टियां थीं, एक गरम दल एक नरम दल। अच्छा, गरम दल का सहयोग इतना था कि वो लोग आक्रोश में आके सारे करते थे, और नरम दल का ये काम था कि वो लोग सभी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते थे। अच्छा, गरम दल वाले लोगों के लिए वो जहाँ पे अपराध करते थे वहाँ सभी लोगों के अपराध के बाद में पुलिस उठाती थी और ले जाती थी, 4 6 10 दिन, महीने 2 महीने में उन्हें फांसी दे दी जाती थी, तो उससे इतना प्रभाव नहीं पड़ता था। तो आज मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं गांधी सत्य थे, क्योंकि यदि पीसफुल प्रोटेस्ट से बीजेपी सरकार को इतना बड़ा आघात हुआ है इस वर्तमान समय में, जब सब कुछ अपना है, तो क्या अंग्रेजों के जमाने में इतना बड़ा आघात नहीं पहुंचा होगा। और यदि इसमें किसी भी मंत्री का, खासकर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होता है तो समझदार लोगों के लिए गांधी जी के प्रति इज्जत और बढ़ेगी। इज्जत किस लिए बढ़ेगी? क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट से भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, ना कि आतंक मचा के। आतंक मचाना एक आपराधिक प्रक्रिया है, जिसमें उस समय भी कानून अपराध था, इस समय भी कानून अपराध है। और पीसफुल प्रोटेस्ट में सिर्फ इतना होता है कि हाँ, हम बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो एक कोई भी सरकार हो, नेता हो, राजा हो, वहां का कोई भी व्यक्ति हो जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाता है, कहीं ना कहीं जनता में उसकी एक छवि खराब होती है और वो चाहता है कि इस चीज का समाधान निकले, चाहे प्रोटेस्ट को वहां से उखाड़ दिया जाए और चाहे वहां से प्रोटेस्ट का समाधान निकालने के लिए उनसे शांति वार्ता की जाए। तो कहीं ना कहीं गरम दल से ज्यादा नरम दल का इफेक्ट पड़ा था, और अंत में एक करो या मरो का भी नारा दिया गया था, जिसके उपलक्ष्य में बहुत सारे चीजों का विरोध किया गया था। और अभी मैं एक वीडियो और देख रहा था जिसमें संसद में भाग लेने के लिए कोई बीजेपी के विधायक थे, पता नहीं कौन थे, वो गए थे, तो उनकी बहुत बुरी तरह पिटाई की गई और उनकी गाड़ी वाड़ी तोड़ दी गई। ये एक अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ आक्रोशित लोग ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग का संतुलन खो देते हैं, जो दिखता है वही करने लगते हैं। इसके कई सारे उदाहरण इस प्रोटेस्ट के समय देखने को मिले हैं, जैसे कि पुलिस की लाठी लेकर के पुलिस पर ही वापस लाठी चार्ज कर देना, या फिर उनको पकड़ कर गिरा लेना और मार कुटाई करना, ये सारी चीजें गलत हैं। और मैं भी इस चीज का समर्थन करता हूं कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, जनता के सामने अपनी सारी मांगे रखिए, सरकार के सामने अपनी सारी मांगे रखिए। सरकार इसको मानती है तो अच्छी बात है, नहीं मानती है तो आप आगे बढ़ाइए या अपने हिसाब से सारी चीजों का डिसीजन लीजिए। और इस समय मैंने अलीगढ़ में भी देखा है कि कचहरी के बाहर घंटाघर के सामने प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अलग अलग जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और विपक्षी सरकार के जो भी जिन छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं या फिर जिला अध्यक्ष वगैरह हैं, सभी लोगों को हाउस अरेस्ट इस समय कर लिया गया है। तो सरकार कहीं ना कहीं तो इस पीसफुल प्रोटेस्ट से डरी हुई है।
और बहुत सारी कमियां हैं सरकार में, क्योंकि कभी कोई भी एक व्यक्ति सही नहीं हो सकता और कभी सभी लोग गलत नहीं हो सकते। तो इस चीज़ का भी मुख्य उद्देश्य ये है कि कहीं ना कहीं जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर जितने लोग इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं वो कभी ऐसा नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकते। हाँ, गलत एक नज़रिया हो सकता है कि वो उग्र प्रोटेस्ट को उग्र करें या फिर उग्र न करने की जगह पे कोई ना कोई ऐसा आपराधिक कार्य करते हैं जिसमें प्रोटेस्ट के लोगों की छवि खराब होती है, या फिर प्रशासन को काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं, या वेपन्स लेके अंदर जाते हैं, या फिर कोई ईंट पथराव करते हैं। ऐसी सारी बातें गलत हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए और अपने शांतिपूर्वक वार्ता का प्रस्ताव रखना चाहिए। सरकार एक्सेप्ट करती है, अच्छी बात है, नहीं करती है तो फिर आप लगातार इस चीज़ को प्रस्ताव के रूप में करते रहिए और अपना धरना प्रदर्शन जारी रखिए, उग्र ना हो। आप सभी से यही अपील है और मेरा अनुरोध है कि जिसने भी IAS PCS अधिकारी हैं या फिर जो भी पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी हैं जिनको सुरक्षा का जंतर मंतर पर जिम्मा सौंपा गया है, कृपया अपनी वर्दी की तरफ देखिए कि मुझे चाहे आसानी से मिली या चाहे मेहनत के बाद ये वर्दी मिली है, या और एक चीज़ ये भी देखिए कि आने वाले भविष्य में यदि हमारे बच्चे सफल नहीं हुए तो किसी न किसी एग्जाम में तो बैठेंगे। हाँ, आपके एक ऐसी चीज़ हो सकती है, आपके सोर्स अच्छी हो सकती हैं, आप उसे ज्वाइनिंग दिला सकते हैं, वो एक अलग का मुद्दा है, सबका ऐसा नहीं होता है। तो आप सभी लोग ऐसा जरूर सोचिए, अपनी तरफ, अपनी वर्दी की तरफ, अपने ज़मीर की तरफ, अपने बच्चों की तरफ जाके सोचिए कि ये पीढ़ी हम सुधार ले जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी ऐसा जरूरी नहीं है सुधर जाए, क्योंकि सारा सिस्टम, सारे सरकारी तंत्र प्राइवेट को सौंपा जा रहा है तो वहाँ कहीं ना कहीं शोषण के अध्याय शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस चीज़ में कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्थाएं बहुत होना जरूरी हैं। और मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसा होता है कि कैमरे के सामने बैठ के याद नहीं रहती, और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि कैमरे के सामने बैठ के निकलना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये सामान्य बातें नहीं होती। एक व्यक्ति यदि किसी प्रोटेस्ट में मौजूद नहीं है और यदि एक कमरे पे मौजूद है तो वो भी ये सोचता है कि कहीं ना कहीं हमारी भी जिंदगी स्ट्रगल में चल रही है, लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं, व्यक्ति नहीं पहुंच पाता। यदि वो किसी भी प्रोटेस्ट से संबंधित या वे CJP प्रोटेस्ट से संबंधित अपने किसी एक रील को यदि अपने स्टेटस पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर किसी पर भी कहीं भी यदि शेयर करता है, लगाता है, तो वो भी एक प्रोटेस्ट का समर्थन करना बहुत अच्छी बात है। अब मैं दिखाता हूँ, देखिए मैं भी एक छात्र हूँ और मेरे पास इतनी सारी किताबें और मैं रेगुलर पढ़ता रहता हूँ। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र में बहुत ही आघात पहुँचा रही हैं। ठीक है, इतनी सारी नौकरियाँ नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा सारा तंत्र तो बनाएं कि जिससे व्यक्ति को नुकसान न हो। कम से कम इतना दे सकते हैं कि एक परिवार में एक नौकरी हो या 2 परिवार में एक नौकरी हो, इससे उम्मीद में लोग लगे रहें। आज के समय पे बिजनेस करना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मध्यम वर्ग या निचले वर्ग के पास इतने पैसे की व्यवस्था नहीं है कि वो रोजगार कर सके। हम बड़े बड़े लोगों को लोन या चंदा आसानी से देते हैं। एक गरीब व्यक्ति को कोई 1.5 लाख रुपए लोन यदि किसी बैंक से कराना जाता है, सरकारी बैंक से, तो उसमें भी 15,000, 20,000, 10% के तौर पे तो वहाँ के कर्मचारी पैसे खा जाते हैं, उसके बाद में उसको देते हैं। फिर उसके पैसे लगाने के बाद में कुछ ही दिनों बाद उसके पास फिर पैसे की वसूली के लिए बार बार जाने लगते हैं। तो वो सारी व्यवस्थाएं सरकार अपने ध्यान में रखे और सभी को अच्छे से सहयोग करे, क्योंकि यदि आप पैसा आतंक उठाएंगे तो आने वाले भविष्य में आप पीढ़ियां याद रखेंगी। जब तक हो सकता है कि एक बार आप सत्ता से बाहर चले जाएं, दोबारा सत्ता से ना आए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। ये जैसे देश के अंदर, देश के बाहर कहीं जाओगे तो आप कहाँ से हैं, भारत से हैं या इंडिया से हैं या कहीं से भी किसी भी देश से हैं। यदि आप देश के अंदर हैं, कहाँ से हैं, किसी स्टेट से हैं। जाति वर्ग सिर्फ देश के अंदर, राज्य के अंदर का मामला है और उसी हिसाब से धर्म एक आंतरिक मामला है, व्यक्ति पर्सनल का मामला है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो सकता है, लेकिन समर्थन किसी और धर्म का कर सकता है। तो इसी प्रकार से यदि आप चाहते हैं कि बेहतर भविष्य का निर्माण हो तो सबसे पहले शिक्षा, रोजगार, मेडिकल, इन सारी सुविधाओं को अच्छे से लागू करना होगा, जिससे भी आने वाले बेहतर भविष्य का निर्माण करें। जब शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो भविष्य में लोग डिप्रेशन में जाएंगे, दिमागी तौर पे खराब होंगे, लास्ट में इंसान के पास बचता क्या, नक्सल।
नक्सल को यदि आप अभी से रोकना चाहते हैं तो आने वाले भविष्य में एजुकेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि समझदार व्यक्ति दुखी होकर नक्सल बनता है, ना कि खुश होके। और यदि व्यक्ति समझदार होगा, कानून की जानकारी होगी, कभी वो नक्सल का रास्ता नहीं अपनाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमारे किसी भी चीज में सुधार चाहते हैं तो उस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।